नमस्कार दोस्तों, मैं निधि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर का सेकंड पार्ट, जिसमें मैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से दूसरा प्रश्न पत्र बाल विकास है, जिसके बारे में मैं पढ़ाने वाली हूँ। इसमें मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाली हूँ, जिसमें से मैं 20 प्रश्न करवाऊँगी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होंगे। और जो यह वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब प्लीज़। बाल विकास को परिभाषित कीजिए। डार्विन के अनुसार बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु प्रयत्न तक करता है। जैसा कि बच्चों, आप सभी को पता है कि बाल विकास, बच्चों का जो विकास होता है वह शैशवावस्था से होकर होकर प्रौढ़ावस्था तक होता रहता है, बाल्यावस्था तक। और उसी के बारे में डार्विन के अनुसार डार्विन जी कह रहे हैं कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, जो गर्भावस्था से मृत्यु तक रहता है। गर्भ अवस्था, जब जब एक औरत अपने शिशु को गर्भ में धारण करती है, उस समय से लेकर के उसके मृत्यु तक के सभी विकास क्रियाकलापों का वर्णन ही बाल विकास कहलाता है। और हार्लॉक के अनुसार बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु प्रयत्न तक होने वाले मनुष्यों के विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। निषेध नंबर 2 प्रश्न, निषेचन की व्याख्या कीजिए। निषेचन की व्याख्या कीजिए। उत्तर है, पुरुष शुक्राणु और स्त्री अंडाणु के संयोग से नए जीव का विकास प्रारंभ होता है। पुरुष के शुक्राणु और अंडाणु के सहयोग से नए जीवों का विकास प्रारंभ होता है। अंडाणु का निर्माण डिंब ग्रंथियों एवं शुक्राणु का निर्माण पुरुषों के वृषण में होता है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की क्रिया को गर्भाधान या निषेचन कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, जीन्स जीन्स और क्रोमोसोम को परिभाषित कीजिए। जीन्स क्या है बच्चों? जीन्स वह है जो जेनेटिक होता है, जो माता पिता से जाकर के अपने बच्चों में होता है। और क्रोमोसोम वही है जीन्स के अनुसार। जैसे जीन्स क्या है, देखिए, न्यूक्लियस में स्थित क्रोमोसोम में जीन्स पाए जाते हैं। जीन्स छोटे कणों के समान होते हैं। रंग, रूप, लंबाई, मोटाई तथा अन्य भौतिक और मानवीय गुणों को निर्धारित इन्हीं जीन्स के द्वारा होता है। जैसे हमारे परिवार के लोग रहते हैं, रंग, रूप और लंबाई, मोटाई तथा अन्य भौतिक और मानवीय गुण होते हैं, वह जीन्स से संबंधित होते हैं। निर्धारण इन्हीं जीन्स के द्वारा होता है। जीन्स वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। माता पिता से प्राप्त जीन्स में जिसके जीन्स अधिक शक्तिशाली होते हैं, उससे संबंधित गुण ही बालक में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगर माता और पिता में दोनों में से जिसका जीन्स ज़्यादा ही प्रभावशाली, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, वही बच्चों में ज़्यादा एक्टिव देखा जाता है। और क्रोमोसोम क्या है बच्चों? क्रोमोसोम या गुणसूत्र सभी वनस्पतियों या प्राणियों की कोशिकाओं में रूपी पिंड होते हैं, जो कि सभी अनुवांशिक गुणों को निर्धारित एवं संचारित करते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और 23 माता से होते हैं, 23 पिता से होते हैं। तो टोटल कितने हुए? 46। और प्रश्न नंबर 4, संवेग के प्रकार बताइए। संवेग क्या है बच्चों? संवेग विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्रोध, भय, लज्जा, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता, जिज्ञासा, स्नेह, आनंद आदि। जो हमारे बच्चों के द्वारा कार्यकलाप या क्रिया जो होती रहती है, संवेग, उनके अंदर जो उत्पन्न होने वाले भावनाएं जो होती हैं, उन्हीं को हम संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध हुआ, भय हुआ, लज्जा, प्रेम, ईर्ष्या, चिंता, जिज्ञासा, स्नेह, आनंद आदि। प्रश्न नंबर 5, विकास की अवस्थाएं। हार्लॉक के अनुसार हम अभी बताते हैं विकास की कितनी अवस्थाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 ही मानी जाती हैं। लेकिन हार्लॉक के अनुसार देखते हैं बच्चों, गर्भावस्था और शैशवावस्था। गर्भावस्था वह है जिसमें माता के गर्भ में बच्चों का विकास होता है, वह है विकास, गर्भावस्था विकास। और शैशवावस्था जो जन्म के
जन्म के बाद एक हफ्ते तक जो होता है उसी को शैशवावस्था और बचपनावस्था होता है। जैसे बचपन 1 से साल भर की आयु तक को बचपनावस्था कहते हैं। और पूर्व बाल्यावस्था, जैसे बच्चों का बाल्यावस्था प्रारंभ होता है 1 से 3 तक, लेकिन उसी में 3 वर्ष तक पूर्व बाल्यावस्था होता है। और उत्तर बाल्यावस्था, वयसंधि, पूर्व किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। जैसा कि पहले ही डार्विन ने कहा कि बाल विकास वह विज्ञान है जो बालक के व्यवहार का अध्ययन गर्भावस्था से मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, करता रहता है। और ठीक उसी प्रकार हॉलॉग ने भी अवस्थाओं का वर्णन किया है। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है जो अंतिम पड़ाव पर होती है। और गर्भावस्था से यानी जब बच्चे का विकास माँ के गर्भ में होता है, तब से लेकर वृद्धावस्था तक पूरे अवस्थाओं को इन्होंने दर्शाया है। वाटसन नंबर 6, वाटसन द्वारा बताए गए शैशवावस्था के 3 संवेग कौन कौन से हैं? शैशवावस्था में 3 संवेग कौन कौन से होते हैं? जब बच्चा जन्म लेता है वह सबसे पहले शैशवावस्था में वाटसन ने कहा है, वाटसन के अनुसार शैशवावस्था में प्रमुख 3 संवेग पाए जाते हैं। सबसे पहले बच्चा क्रोध करता है, जब उसको कुछ मिलता नहीं, भूखा होता है, तब वो रोने लगता, क्रोध में कुछ भी करता रहता है, पैर पटकता कुछ। और भय, अगर बच्चे के सामने कोई भी डरावनी चीज़ जैसे या कुछ भी गिरता है तो वह बच्चा भय से चौंक जाता है। और प्रेम, वह अपने माता के प्रति प्रेम, जैसे कि वह बच्चा समझने लगता है कि वह मेरी माँ है और उनसे स्नेह करने लगता है और अपने माँ सबको पहचानने लगता है etc। 7 नंबर, परिपक्वता और सीखने से आप क्या समझते हैं? गेस्ली ने परिपक्वता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा है कि परिपक्वता शरीर की आंतरिक व्यवस्था के कारण उत्पन्न स्नायु और मांसपेशियों की प्रौढ़ता और दृढ़ता है, जिस पर बाह्य वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। जॉर्जशील्ड के अनुसार अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होने की अवस्था को सीखना कहते हैं। और प्रश्न नंबर 8, वयसंधि अवस्था के बारे में लिखिए। देखा आपने दोस्तों, हॉलॉग ने वयसंधि अवस्था को भी कहा था। ऊपर देख सकते हैं आप, वयसंधि अवस्था 6 नंबर पे है। और हम इसके बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। जैसे कि बाल्यावस्था व किशोरावस्था के बीच की अवस्था वयसंधि अवस्था कहलाती है। शारीरिक विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण अवस्था है। और नंबर 9 है, बालक में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? बालक का लिंग निर्धारण पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। प्रत्येक स्त्री व पुरुष के शुक्राणु व अंडाणु में 24 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, जिन्हें यक्स क्रोमोसोम कहते हैं, परंतु पुरुष में शुक्राणु में 2 प्रकार के क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जैसे यक्स तथा वाई। लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। स्त्री अंडाणु और क्रोमोसोम, स्त्री प्लस पुरुष बराबर संतान का लिंग। जैसे यक्स प्लस यक्स अगर होगा तो जैसे कि हम क्रोमोसोम वही गुणसूत्र को हम कैसे दर्शाते हैं, यक्स और वाई से दर्शाते हैं। अगर यक्स प्लस यक्स होता है लड़की, तब लड़की होती है, जैसे पिता की तरफ से यक्स क्रोमोसोम प्राप्त हो और माता की तरफ से यक्स क्रोमोसोम प्राप्त हो तो वह लड़की का जन्म होगा। और यदि पिता की तरफ से यक्स वाई क्रोमोसोम और माता की तरफ से यक्स क्रोमोसोम होता है तब फिर वह लड़का प्राप्त होता है। इसके बारे में हम फुल डिटेल्स दूसरे वीडियो में बताएंगे, क्रोमोसोम और गुणसूत्र के बारे में। और आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10, बुद्धिलब्धि से आप क्या समझते हैं? बुद्धिलब्धि बालक के मानसिक विकास की गति को प्रदर्शित करती है। व्यक्ति की शारीरिक आयु तथा बुद्धि परीक्षाओं द्वारा ज्ञात की गई व्यक्ति के मानसिक आयु का अनुपात बुद्धिलब्धि कहलाता है। बुद्धिलब्धि का सूत्र इस प्रकार है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। बुद्धिलब्धि का सूत्र अक्सर पूछा जाता है। बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इस तरह से हम बुद्धिलब्धि का सूत्र देखते हैं और बुद्धिलब्धि इसी सूत्र के द्वारा हम निकालते हैं। प्रश्न नंबर 11, RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर
आरएच तत्व का परीक्षण सर्वप्रथम रेसस बंदर रेसस मंकी ने पर किया गया था। इस मंकी पर किया गया था, इसलिए इसका नाम आरएच रखा गया। आरएच तत्व रक्त के लाल कणों आरबीसी में पाया जाता है, अतः यह तत्व रक्त में है तो धनात्मक प्लस वीआई आर एच कहते हैं, किंतु यदि नहीं है तो ऋणात्मक IVRH कहते हैं। यह गर्भाधान प्रक्रिया में गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करता है। यदि स्त्री एक पुरुष का RH समान नहीं होता है तो गर्भस्थ शिशु के विकास में बाधा उत्पन्न होती है। यदि स्त्री का RH ऋणात्मक होता है और पुरुष का धनात्मक तो स्त्री के शरीर के रक्त में प्रतिपिंड एंटीबॉडीज उत्पन्न होते हैं जो शिशु के लाल रक्त कणों को नष्ट कर देते हैं, जिससे गर्भस्थ शिशु के शरीर में लाल रक्त की कमी हो जाती है, उसकी वृद्धि रुक जाती है तथा गर्भपात हो जाता है। इस स्थिति को एर्थ्रोब्लास्ट कहते हैं। नंबर 11, वंशानुक्रम से आप क्या समझते हैं? समस्त बालकों एवं वयस्कों में दो प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। कुछ जन्मजात विशेषताएं होती हैं और कुछ जातीय विशेषताएं होती हैं। जन्मजात विशेषताएं वे विशेषताएं होती हैं जो स्वतः ही हमारे अंदर आ जाती हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, शरीर गठन आदि। जैसा कि आप सब बच्चों जानते होंगे, देखते होंगे, कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो उसके अंदर सबसे पहले रंग, रूप, आकार, शरीर गठन ये सब दिखाई देता है सबसे पहले। इसी को जातीय गुण कहते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं इसी को जातीय विशेषताएं कहते हैं, जन्मजात विशेषताएं कहते हैं। और जातीय विशेषताओं को आनुवंशिक भी कहा जाता है, जैसे पढ़ाना, लिखाना, साइकिल चलाना आदि ये अर्जित विशेषताएं होती हैं। इन्हें बच्चा खुद से अर्जित करता है और सीखता है, इसीलिए इसे अर्जित विशेषता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम वंश श्रृंखला को ही आनुवांशिकता वंशानुक्रम कहते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार मनुष्य के शरीर का निर्माण कोषों द्वारा होता है। गर्भावस्था की प्रारंभिक स्थिति में भ्रूण की रचना केवल एक निषेचित डिंब द्वारा होती है। यह निषेचित डिंब का युक्ता जायगोट कहलाता है। जैसा कि आप सभी को पता हो, सबसे छोटा सेल, सबसे प्रथम सेल, अगर वंशानुक्रम में पूछा जाए कि सबसे प्रथम सबसे छोटा सेल, या ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बच्चों का जन्म में जैसे कि सबसे प्रथम सेल, अगर एक बच्चे का विकास होना है, जैसे माता के गुणसूत्र और पिता के 23 और 46 होते हैं। अब ये 46 जब मिलके माता के अंडाणु में प्रवेश करते हैं तब वहाँ पर एक जायगोट नामक सेल बनता है, वह सबसे छोटा सेल होता है। युक्ता का निर्माण वही जायगोट सेल कहलाता है। युक्ता का निर्माण पिता के एक शुक्राणु एवं माता के एक डिंब के संयोग से होता है, जैसा कि इसमें बताया भी जा रहा है। दोनों के संयोग से निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जीवाणु द्वारा एक वंश से दूसरे वंश को आनुवांशिकता प्राप्त होती है। अतः कह सकते हैं कि आनुवांशिकता से हमें शील गुण प्राप्त होते हैं। प्रत्येक डिंब कोश में वंश सूत्र एवं गुणसूत्र रहते हैं। इसमें से आधे माता के वंशसूत्र और आधे पिता के वंशसूत्र होते हैं। प्रत्येक वंशसूत्र में सैकड़ों की संख्या में आदर्श कण होते हैं, जिन्हें पैतृक गेन्स कहते हैं। इन पैतृकों में माता पिता के गुण होते हैं जो उसकी संतान में अवतरित होते हैं। इन्हीं पैतृकों के द्वारा बालक रंग, रूप, कद, शारीरिक एवं मानसिक गुण प्राप्त करता है। इसकी परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है कि बालक बीज से अपने माता पिता अथवा पूर्वजों से जिन विशेषताओं, गुणों तथा संस्कारों को प्राप्त करता है वह वंशानुक्रम कहलाता है। अब तो आप समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 13, भाषा विकास के चरण लिखिए। हाँ बच्चों, भाषा विकास के चरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा विकास एक जटिल एवं दीर्घकालिक प्रक्रिया है जो शिशु जन्म के प्रथम क्रंदन से ही प्रारंभ होता है। अगर पूछा जाए प्रश्न, भाषा विकास में सबसे प्रथम
भाषा विकास में सबसे प्रथम भाषा क्या है? तो क्रंदन सबसे पहले बच्चा करता है, से प्रारंभ होती है और जीवन प्रयत्न चलते रहते हैं। भाषा विकास के चरण इस प्रकार हैं। नंबर 1, वाणीपूर्ण अभियुक्त के प्रकार। जैसे बच्चा सबसे पहले रोना या क्रंदन करना होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया, और कूकना तथा बबलाना, हाव भाव। और नंबर 2 में है वास्तविक भाषा की अभिव्यक्ति। जब बच्चा बाल्यावस्था में पहुंचता है तब वह आकलन शक्ति उसकी मजबूत होती है और उच्चारण करने की शक्ति मजबूत होती है, और शब्दावली, वाक्य निर्माण, ये सब उसकी भाषा के विकास में होते हैं। नंबर 14, संवेगों को नियंत्रित करने की विधियां बताइए। या लिखिए। नंबर 1, संवेग को नियंत्रित कैसे करेंगे? संवेग, जब बच्चा को क्रोधित होता है तो उसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? जैसे देख सकते हैं, पहला नंबर दमन बताया है। यदि बालक संवेगात्मक व्यवहार करना प्रारंभ कर दे तो दमन करना जरूरी है। जैसे किशोरावस्था में कामुकता के संवेग की जागृत होती है तो उसे दबा देना चाहिए, अन्यथा हानिकारक भावना का निर्माण हो जाता है। और नंबर 2, व्यक्त करना। बालकों को संवेगों को व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए, जिससे जिससे उनके संवेगों को समझकर उचित प्रशिक्षण दिया जा सके। नंबर 3, मार्गांतरीकरण। संवेगों को प्रशिक्षित करने के लिए उन्हें उचित दिशा देनी चाहिए। जैसे बालक को भय हो तो उसकी दिशा मोड़ देने से संवेग परिवर्तित हो जाता है। और नंबर 4, शोधन। संवेगों में प्रशिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है शोधन। जैसे कोई संवेग उत्पन्न होने पर यदि वह उचित नहीं है तो ध्यान दूसरी ओर मोड़ दिया जाता है। जैसे मीराबाई के प्रेम का भक्ति में परिवर्तन। करेक्ट दोस्तों। नंबर 5, रेचन। समय समय पर बालकों को संवेगात्मक व्यवहार करने के लिए अवसर देना चाहिए, जिससे बुरे संवेग बाहर हो जाते हैं। और नंबर 15, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। करेक्ट दोस्तों। जब बच्चों का विकास होता है, सबसे पहले बच्चा सामान्य होता है, फिर वह विशिष्ट की ओर बढ़ता है। वह धीरे धीरे तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता जाता है। इस कथन की सत्यता को प्रमाणित कीजिए। विकास प्रक्रिया सदैव सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। बालक पहले सामान्य अनुक्रियाएं करता है, बाद में विशिष्ट अनुक्रियाएं करता है। शारीरिक विकास में बालक पहले वस्तु पकड़ने के लिए संपूर्ण शरीर का उपयोग करता है। जी हाँ दोस्तों, संपूर्ण शरीर का पहले उपयोग करता है बालक वस्तु पकड़ने में, और धीरे धीरे शारीरिक परिपक्वता आने पर केवल पूरे हाथ के द्वारा वस्तु को पकड़ना सीखता है। बाद में केवल उंगलियों की सहायता से वस्तु को पकड़ना सीख जाता है। मानसिक विकास में भी सामान्य से जटिल का क्रम पाया जाता है। प्रारंभ में संवेग विशिष्ट नहीं होते, धीरे धीरे वह विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न संवेगों का विशिष्ट प्रयोग करना सीख जाता है। और बच्चा भाषा विकास में भी बालक पहले केवल चीखने चिल्लाने का ही काम करता है, फिर अस्पष्ट आवाज़ें निकालता है। बाद में वह छोटे छोटे शब्दों का उच्चारण करना सीखता है, जैसे मामा, पापा, बाबा आदि। समय के साथ आयु बढ़ने पर वह वाक्यों को बोलना सीख जाता है। मानसिक विकास में भी यह क्रम पाया जाता है। बालक पहले बोलना सीखता है, फिर पढ़ना सीखता है, बाद में वह विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान को अर्जित करता है। उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। नंबर 16, हाइपर इमेसिस ग्रेविटेरम क्या है? नंबर 16 दोस्तों, आंसर देखते हैं। गर्भावस्था के शुरुआती दिनों में गर्भवती स्त्री को वमन की शिकायत होती है। जी हाँ दोस्तों, जब एक गर्भवती ही बच्चे को अपने गर्भ में धारण करती है, सबसे पहले उसे वमन यानी पलटी उल्टी होने की शिकायत होना एक सामान्य लक्षण है। किंतु 3 माह की गर्भावस्था के पश्चात भी लगातार अत्यधिक वमन या उल्टियाँ होती रहती हैं तो इसे हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर लगातार पलटी होती रहती है तो उसे ही हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम कहते हैं। इससे गर्भवती स्त्री को संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वमन होती रहती है। इससे उस स्त्री का पोषण एवं स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। वजन लगातार घटने लगता है। फलस्वरूप गर्भस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास भी प्रभावित होती है।
वंशानुक्रम एवं वातावरण में भेद बताइए। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वंशानुक्रम और वातावरण में भेद। वंशानुक्रम क्या है, वातावरण क्या है। जैसे कि वंशानुक्रम जो हमारे परिवार से, माता पिता से हमें जो प्राप्त होते हैं, ज्ञान विकास जो हमारा होता है वह ही वंशानुक्रम से होता है। और वातावरण क्या है दोस्तों, वातावरण है जो हमारे आसपास, पड़ोस, स्कूल, यहाँ सबसे जो हमें प्राप्त होता है वही वातावरण कहलाता है। जैसे कि इसमें आंसर में दिया है, वंशानुक्रम एवं वातावरण में परस्पर मतभेद है। कुछ विद्वान वंशानुक्रम को सर्वोपरि मानते हैं तो कुछ विद्वान वातावरण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। वंशानुक्रम का समर्थन करने वाले विद्वानों का मत है कि व्यक्ति की भी शारीरिक एवं मानसिक विशेषता वंशानुक्रम से निश्चित होती है। गाल्टन का कहना है कि प्रतिभा एवं जन्मजात गुण है और उस पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। दूसरी ओर वातावरण का समर्थन करने वाले विद्वानों का कहना है कि बालक पर वंशानुक्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बालक को जिस प्रकार का वातावरण दोगे बालक वैसा ही बन जाएगा। करेक्ट दोस्तों, बालक को जिस प्रकार का वातावरण में रखा जाएगा वह वैसा ही बन जाता है। इस विचारधारा के समर्थक डॉक्टर बॉन्स्टन का कहना है कि तुम मुझे कोई भी बालक दो और मैं उससे कुछ भी बना सकता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा है जो डॉक्टर बॉन्स्टन ने कहा है, तुम मुझे कोई भी एक बालक दे दो और मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ। इस प्रकार वंशानुक्रम एवं वातावरण के महत्व पर परस्पर विवाद है। नंबर 18, किशोरावस्था को कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। आधुनिक युग में किशोरावस्था के अंतर्गत भौतिक परिपक्वता के साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिपक्वता का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किशोरावस्था को 2 अवस्थाओं में विभक्त किया गया है। नंबर 1, पूर्व किशोरावस्था। यह अवस्था 13-14 वर्ष में से लेकर 16 या 17 वर्ष तक होती है। पूर्व किशोरावस्था, जी हाँ दोस्तों, 13 साल से लेकर 16 या 17 साल तक की वर्ष की ही गणना करता है पूर्व किशोरावस्था में। लड़कियों में यह अवस्था 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है तथा लड़कों में लगभग 1 साल बाद अर्थात 14 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होता है। उत्तर किशोरावस्था यह 16 या 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। नंबर 19, आंतरिक अतिसंरक्षण के मुख्य कारण क्या है। अतिसंरक्षण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं दोस्तों। जैसे कि नंबर 1, अभिभावकों में बालकों की तीव्र इच्छा होना। नंबर 2, विवाह के लंबे समय बाद बालक का जन्म होना। नंबर 3, बालक में कोई शारीरिक दोष होना अथवा रोगग्रस्त होना जिससे माता पिता बालक के जीवन के संबंध में भयभीत रहते हैं। नंबर 4, अभिभावकों का सामाजिक एकाकीपन, माता पिता का बचपन दुखपूर्ण होना। और नंबर 5, माता पिता की अपूर्ण इच्छाएं आदि। कभी कभी बालक, नंबर 6 है यारों, कभी कभी बालक के प्रति अपनी तिरस्कार की भावना को छिपाने के लिए भी माता पिता अति संरक्षण की आवृत्ति अपनाते हैं। नंबर 7, शाला में अति संरक्षित बालकों की अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने कार्य में वे अव्यवस्थित और लापरवाह होते हैं और शिक्षक से अपनी ओर अधिक ध्यान देने की अपेक्षा करते हैं। नंबर 20 दोस्तों, बाल पोषण की विधियों का वर्णन कीजिए। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बाल पोषण पर आजकल तो सरकार भी बहुत ही जोर दे रही है। बाल पोषण, अभिभावकों द्वारा अपनाई जाने वाली बाल पोषण की विधियां बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। अभिभावकों की बाल पोषण की विधियां उनके स्वयं के पोषण में अनेक अभिभावकों द्वारा अपनाई गई विधियों के आधार पर निर्धारित होती है। जी हाँ दोस्तों, अभिभावकों द्वारा अपनाई गई जो अनेक विधियां होती हैं वह ही बालक के पोषण पर निर्धारित होती हैं। यदि बालक का पोषण अधिक प्रभुत्वशाली वातावरण में होता है, अधिक ही प्रभुत्वशाली, जैसे कि कुछ बच्चों का हाँ विकास वातावरण जैसे कि गरीब होते हैं और उनके पास अच्छे पौष्टिक
पौष्टिक वस्तुएं नहीं प्राप्त होती हैं, जिससे उनके विकास में बाधा होती है और उन्हें बाल समय पोषण प्राप्त नहीं हो पाता है। तो बालक में अनाज्ञाकारिता की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। माता पिता जितने अधिक रूढ़वादी होते हैं, बाल पोषण में उनके उतना अधिक प्रभुत्वशाली होने की संभावना होती है। यदि पोषण विधि अधिक प्रजातांत्रिक वातावरण से संबंधित है तो बालक में स्वतंत्र चिंतन, अधिक सृजनात्मक व अधिक सहयोग जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। अभिभावक बालकों के पालन पोषण में अधिक छूट वाली प्रवृत्ति अपना सकते हैं। इसके फलस्वरूप बालकों में अनुशासन प्रियता का विकास नहीं होता है। ऐसे परिवारों में पारिवारिक संबंधों के बिगड़ने की संभावना अधिक रहती है। पारिवारिक संबंधों के बिगड़ने की संभावना अधिक पाई जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बाय बाय।